नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे आईसीएमआर के मुताबिक देश में कोरोना के अभी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं है। कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सालाना कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय अवसर को पहचानने का है, खुद को पहचानने का है। इसी के साथ बताएंगे कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए सीमा विवाद का जल्द से जल्द हल करने की सैन्य और राजनीतिक स्तर से सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने आज भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की NIRF रैंकिंग 2020 जारी कर दी। इन सभी खबरों के साथ कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कोरोना के अभी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं बनी है। आईसीएमआर ने देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने के लिए कराए गए सेरो सर्वे के आंकड़ों को जारी करते हुए बताया है कि देश भर के 83 जिलों में अप्रैल के आखिर की स्थिति को लेकर यह सेरो सर्वे कराया गया। इसके मुताबिक लॉकडाउन के चलते देश की 1% से भी कम आबादी, सिर्फ 0.73% लोग ही इस वायरस से प्रभावित हुए हैं। शहरों में गांव की तुलना में ज्यादा मामले पाए गए हैं, जहां शहर में 1.09%, वहीं गांव में 0.08% लोग प्रभावित थे। आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा कि हमें कोरोना वायरस को लेकर आगे भी सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। राज्यों को कोरोना के प्रति अपनी सतर्कता को कम नहीं करना चाहिए। Local lockdown measures need to continue as advised by the Government of India, particularly in those containment areas, and they have been successful up till now in containing them. And the high-risk groups of our population, that is the elderly, people with chronic morbidities, pregnant women, children below the age of 10 years, they need to be particularly protected. And efforts to limit the scale and spread of the disease will have to be continued by strong implementation of containment strategies by all the states, and the states cannot, and I emphasize here, the states cannot lower their guard and need to keep on implementing effective surveillance and containment strategies for preventing the spread of this disease. दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर संक्रमित की संख्या बेहद कम है। वायरस से मरने वालों की दर भी अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। 15 मई को देश में मृत्यु दर 3.3% थी, अब यह घटकर 2.8% रह गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश कोरोना से बेहतर तरीके से निपट रहा है, लेकिन अभी भी देश में कोरोना के फैलाव का खतरा बना हुआ है। इसमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों के लिए जोखिम काफी ज्यादा है। राज्यों को प्रभावी निगरानी लागू करने की जरूरत है और लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। हम सबके लिए एक मैसेज है इस स्टडी में, इस अध्ययन में, वो ये है कि अब लो हैं, बचे हुए हैं, हम सप्रेस करके दिखा चुके हैं, लेकिन आगे ये वायरस आ सकता है, हम ससेप्टेबल हैं। इसलिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए वो स्टेप लेते रहना है जिनका कि बार बार जिक्र आप सबने भी आगे बढ़ाया है और इस मंच से भी आप सुनते गए हैं। और उस उपलक्ष्य में एक जिम्मेवारी सरकार की तरफ और आ जाती है, और वो है कि जो हमारे एफर्ट्स एट कंटेनमेंट है, जो एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटी जो लॉन्च करी जाती है, डिजीज कंट्रोल के जो एफर्ट किए जाते हैं, और इसी तरह से जो हेल्थ सिस्टम को सशक्त करके तैयारी करते हैं कि देखभाल की जा सके अगर ज़रूरत पड़ती है अस्पताल में, तो हमें उसको भी और भी सशक्त करना है। जो ट्रेस करना है, इवैल्यूएट करना है, टेस्ट करना है, आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिजीज कंट्रोल के, उनको हमें पकड़ के आगे लेके जाना है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि रोज बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। इससे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और ये करीब 50% तक पहुंच गई है। देश में अब तक कोरोना के 53,13,140 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान 1,51,808 नमूनों की जांच हुई है। इसमें से 9,996 लोगों के सैंपल संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,820 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। कुल 1,41,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 49.21% हो गई है। वहीं एक दिन में करीब 10,000 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,86,579 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,37,448 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटों में 357 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 8,102 हो गई है और मृत्यु दर 2.82% हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब तक के रिकॉर्ड 3,254 नए मामले आए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा रहा। यहां पर कोरोना के चलते 24 घंटे में 149 लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले मुंबई में ही 1,567 नए मामले सामने आए हैं। उन राज्यों के रिकवरी रेट की बात करें जहां कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रकोप है तो महाराष्ट्र में 47% से ज्यादा, तमिलनाडु में 52% से ज्यादा, गुजरात में रिकवरी रेट 68% से ज्यादा है, राजस्थान में 73% से ज्यादा और दिल्ली में ये 37.32% है। एक नजर डालते हैं राज्यों में कोरोना की स्थिति पर। महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में 3,254 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,041 हो गई। वहीं एक दिन में 149 मरीजों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,438 हो गई। वहीं 44,000 से ज्यादा लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां एक दिन में संक्रमण के 1,927 नए मामले सामने आए, जिनसे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,841 पहुंच गई। इनमें 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। राज्य में इस महामारी के चलते मरने वालों का कुल आंकड़ा 326 हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1,501 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,810 पहुंच गई है। इनमें से 12,200 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 984 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर है गुजरात। यहां कोरोना संक्रमण के 550 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अब तक 21,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 14,700 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना की वजह से 1,347 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी इस वक्त कोरोना संक्रमण के 11,600 मामले हैं और इनमें से 8,500 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। इस वायरस की वजह से राज्य में 259 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सालाना कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समय अवसर को पहचानने का है, खुद को आजमाने का है और नई बुलंदियों की ओर जाने का है और हमें कोरोना संकट से सीख लेते हुए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को कमांड और कंट्रोल की स्थिति से निकालकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन कई अन्य तरह के संकट भी लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं फ्लड की चुनौती, कहीं लॉकस्ट, जो बंगाल पे जिसको पोंगोपा कहते हैं, पोंगोपा का कहर, कहीं ओलावृष्टि, कहीं असम में ऑयल फील्ड में आग, कहीं लगातार छोटे छोटे अर्थक्वेक की खबरें। कभी कभी समय भी हमें परखता है, समय भी हमारी कसौटी करता है, परीक्षा लेता है। कई बार अनेक कठिनाइयां, अनेक कसौटियां एक साथ आ जाती है,
लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कर्तृत्व, हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी लेकर के आता है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देशवासी अब इस संकल्प से भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है, उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कृषि और किसानों के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो फैसले हाल ही में हुए हैं, उन्होंने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को वर्षों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट जैविक खेती के लिए बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि वो नए संकल्प के साथ, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें। सरकार हर कदम पर कारोबारियों का साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। विश्व बैंक के बाद रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ने भी अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए हैं। S&P ने स्थिर परिदृश्य के साथ भारत की साख को BBB- के स्तर पर बरकरार रखा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर में 5% की गिरावट का अनुमान रखा है, लेकिन अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 8.5% और 2022-23 के लिए 6.5% रखा है। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% सिकुड़ने का अनुमान तो जताया है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद भी जताई है। फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 6 महीने में 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों से रोजगार सृजित करने के उपाय तलाश करने और 3 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जिनमें लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की बड़ी संख्या में वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी में छूट के बाद बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला मजिस्ट्रेटों को इस महीने की 15 तारीख से मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के तालमेल से ये संभव है और इससे अधिकांश प्रवासी श्रमिकों को लाभ होगा। जिला मजिस्ट्रेटों से रोजगार सृजित करने के उपाय तलाश करने और 3 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना जांच बढ़ाने के लिए 15 जून तक सभी 75 जिलों में ट्रू नेट मशीन लगाने का भी निर्देश दिया है। ट्रू नेट मशीन के जरिए महज 45 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है। मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों से कोविड और गैर कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने को कहा है और सभी संबंधित मंत्रियों को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और जिला अस्पतालों से नियमित रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल और दक्षता के मुताबिक रोजगार दिलाने की कोशिशों में जुटी हुई है। शिवराज सिंह सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूरा करने के साथ ही रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पोर्टल पर 7 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों और 5.5 लाख उनके परिवार के सदस्यों समेत कुल करीब 13 लाख से ज्यादा का पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,246 ऐसे लोगों का पंजीयन किया गया है जो इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। 200 बड़े उद्योग, 1,100 छोटे मध्यम उद्योग, 1400 कॉन्ट्रैक्टर्स, 58 बिल्डर्स, 42 प्लेसमेंट एजेंसीज, 695 यानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल है। अब उनकी संख्या जो रोजगार के लिए मजदूर चाहते बढ़ती जा रही है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस पोर्टल के माध्यम से, रोजगार सेतु के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का हमारा ये प्रयास है कि आप सबको हम रोजगार उपलब्ध करा पाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूर्ण कर लिया है। मुख्यमंत्री ने रोजगार पोर्टल की शुरुआत के बाद विभिन्न जिलों में प्रवासी श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने आज भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की NIRF रैंकिंग 2020 जारी कर दी। इसके मुताबिक ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास देश का बेस्ट संस्थान है, वहीं IISc बेंगलुरु देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की साल 2020 की रैंकिंग में पिछले साल की तरह इस साल भी IIT मद्रास ने ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रैंकिंग जारी करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग रैंकिंग में भी IIT मद्रास पहले स्थान पर है, जबकि IIT दिल्ली दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पर है। बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में IIM अहमदाबाद अव्वल रहा, दूसरे स्थान पर IIM बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर IIM कोलकाता है। मेडिकल कॉलेज में दिल्ली का एम्स टॉप पर है, वहीं PGI MER चंडीगढ़ दूसरे और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तीसरे नंबर पर है। बेस्ट कॉलेजेस की कैटेगरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस पहले, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन दूसरे और हिंदू कॉलेज तीसरे नंबर पर है, जबकि लॉ कॉलेज में NLU बेंगलुरु पहले और NLU दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तीसरे नंबर पर है। आर्किटेक्चर कैटेगरी में IIT खड़गपुर नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर IIT रुड़की और तीसरे स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट है। डेंटल कॉलेजों की कैटेगरी में दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पहले स्थान पर है, वहीं मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी दूसरे और DY पाटिल विद्यापीठ पुणे तीसरे स्थान पर है। फार्मेसी रैंकिंग में जामिया हमदर्द दिल्ली पहले, पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली तीसरे स्थान पर है।
NIRF रैंकिंग 2020 की घोषणा अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसकी घोषणा आज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर बीजेपी द्वारा सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुजरात में वर्चुअल रैली को संबोधित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की लड़ाई में सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। हमारे पास कोविड हॉस्पिटल एक भी नहीं था, क्योंकि कोविड ही नहीं था। आज 800 से ज्यादा हो गए। हमारे पास केवल पुणे में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट थी जहां टेस्टिंग होता था। आज 300 से अधिक टेस्टिंग लैब्स तैयार हो गए। पीपीई नहीं बनता था, मास्क नहीं बनते थे, आज सब भारत में बनने लगे। पिछले 4 महीने में लगातार मेहनत करके मोदी जी ने एक देश में मेक इन इंडिया का नया रूप लाया और मेक इन इंडिया को भारी सफलता मिली है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि बिस्मिल का जीवन और बलिदान गाथा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर्णिम अध्याय है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल ने 1925 में काकोरी कांड से वो गौरव गाथा लिखी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। उनकी जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि बिस्मिल एक कवि और लेखक भी थे। उनकी देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक कृतियों को विदेशी सत्ता द्वारा प्रतिबंधित भी कर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिस्मिल का जीवन और बलिदान गाथा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर्णिम अध्याय है। देशवासियों, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो इन क्रांतिकारियों के जीवन और कृतित्व का गंभीर अध्ययन करें। बिस्मिल की कविता का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा कि देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे। बिस्मिल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। आज़ादी की जंग में धन की कमी को पूरा करने के लिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी में बाजनगर गांव के पास बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी व चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने सहारनपुर 8 टाउन पैसेंजर ट्रेन लूटी थी। ये ट्रेन सरकारी खजाना लेकर जा रही थी। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन सीमा विवाद को सैन्य और राजनीतिक स्तर से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा पर शांति दोनों देशों के आपसी संबंधों के विकास के लिए जरूरी है और दोनों पक्ष इस समस्या का जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 जून को दोनों देशों के कोर कमांडर की बातचीत हुई थी। आगे भी इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। A meeting was held between the corps commanders of India and China on 6th of June in the Chushul Moldo region. This meeting was in continuation of our diplomatic and military engagement, which both sides have maintained, in order to address the situation in the areas along the India-China borders. It was agreed in this meeting that an early resolution of the situation would be in keeping with the guidance of our leaders. The two sides are therefore maintaining their military and diplomatic engagements to peacefully resolve the situation at the earliest, as also to ensure peace and tranquility in the border areas.
This is essential for the further development of India-China bilateral relations. वंदे भारत मिशन के तहत विशेष उड़ानों के जरिए अलग अलग देशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। आज भी कई देशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में विदेशों से अपने नागरिकों को निकालने का भारत सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 1,65,000 से ज्यादा भारतीय विदेशों से वापस आए हैं। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत 32 देशों से 432 विशेष विमान चलेंगे। इस चरण में निजी विमान कंपनियां भी वंदे भारत मिशन से जुड़ेंगी। कोरोना वायरस का संकट काल, विदेशों में फंसे भारतीय, मुश्किल मिशन की शुरुआत हुई और तेजी से भारतीयों की वतन वापसी होने लगी। 1 महीने से ज्यादा से चल रहा वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से विशेष विमानों की संख्या को सरकार ने बढ़ा दिया है ताकि वहां फंसे लोगों को आसानी से स्वदेश वापस लाया जा सके। 177 यात्रियों और 4 बच्चों को लेकर विशेष विमान ने मस्कट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वहीं 177 यात्री और 12 बच्चों के साथ विशेष विमान ने दोहा से कोझिकोड के लिए उड़ान भरी। दोहा से ये 22वां विशेष विमान है। अब तक 3,600 से ज्यादा लोग भारत लौट चुके हैं। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत वॉशिंगटन डीसी से 183 यात्रियों को लेकर विशेष विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक रूस से 1,094 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। समुद्र सेतु के अगले चरण के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS शार्दुल ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से 233 भारतीयों को लेकर गुरुवार को गुजरात के पोरबंदर पहुंचा। वंदे भारत मिशन के तहत 10 जून को 3,500 से ज्यादा लोगों को स्वदेश वापस लाया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के जरिए अब तक 70,000 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हुई है। इसके अलावा सरकार ने भारत में फंसे विदेशियों को भी अपने देश वापस लौटने का मौका दिया था, जिसके चलते 17,000 से ज्यादा विदेशी सुरक्षित लौट चुके हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। असम के तिनसुकिया जिले के बागजन में ऑयल इंडिया लिमिटेड की गैस की कुएं में लगी आग लगातार धधक रही है। 3 दिन बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इन सब के बीच आग को बुझाने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। इस आग से करीब 7,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम के तिनसुकिया जिले के बाजन तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए सेना को तैनात किया गया है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग को बुझाने के लिए वहां पानी की व्यवस्था की जा रही है। ऑयल इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक आग को बुझाने में अभी कुछ दिन का वक्त लग सकता है। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 2 अग्निशमन कर्मियों की भी मौत हो गई है। तेल के कुएं में लगी आग से आसपास के जंगल, घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इससे करीब 7,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने हालात को देखते हुए इस इलाके में करीब 1.5 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के मद्देनजर आयुष मंत्रालय और प्रसार भारती के सहयोग से डीडी भारती पर सामान्य योगाभ्यास पाठ्यक्रम शुरू हो गया है। आज सुबह प्रसारित हुए कार्यक्रम में विभिन्न योग गुरुओं ने दर्शकों को योग का महत्व, सूक्ष्म व्यायाम, सामान्य योग क्रियाएं, प्राणायाम और उनके लाभ बताए। कोविड की वजह से इस बार डिजिटल तरीके से मनाए जा रहे 21 जून को योग दिवस की तैयारियों के लिए ये विशेष कार्यक्रम रोजाना सुबह प्रसारित किया जाएगा। आधे घंटे के इस सत्र में सामान्य योग अभ्यास क्रम के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा। ये सत्र मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी एक साथ उपलब्ध होंगे। गुजरात के गिर वन इलाके में एशियाई शेर की आबादी बढ़ गई है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में दी। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, 2 बहुत अच्छी खबरें हैं। गुजरात के गिर वन में रहने वाले एशियाई शेर की आबादी लगभग 29% तक बढ़ गई है। शेर की तादाद जहां पहले 523 थी, वहीं अब बढ़कर 674 हो गई है। 2015 में हुई आखिरी गिनती के वक्त गिर के जंगलों में शेर की तादाद 523 थी। ये गिनती हर
5 साल पर की जाती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुजरात के लोगों और उन सभी लोगों के लिए बधाई जिनके प्रयासों से ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट में लिखा, पिछले कई वर्षों से गुजरात में शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। ये सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी पर जोर, वन्य जीवन, स्वास्थ्य सेवा, उचित आवास प्रबंधन और मानव व शेरों के बीच संघर्ष को कम करने के कदमों का नतीजा है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।